Welcome friends on the YouTube channel Chemistry with तेजू सर। फ्रेंड्स, आज क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के सेकंड एपिसोड की बारी है, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेसन का सेकंड एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड एपिसोड का टॉपिक क्या है, इस पर मैं बाद में बात करता हूं। पहले पिछले जो एपिसोड में हमने कुछ पढ़ा था उसकी बात एक बार दोबारा करते हैं। बच्चों, यहां पर आपने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में आपने डिस्टिल वाटर भरा था, डिस्टिल वाटर, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी, और यहां पर एक लगाया था आपने बल्ब। लेकिन ये बल्ब जो है वो जल नहीं रहा था, क्योंकि यहां से यहां तक सर्किट ओपन था और डिस्टिल वाटर जो है यहां से यहां तक चार्ज फ्लो नहीं करता, इसलिए ये बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या किया करते थे कि एक कोई सॉल्ट डिसॉल्व किया करते थे, जैसे मैंने डिसॉल्व किया NaCl। ठीक है, NaCl अगर डाल दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसके अंदर बन जाएगा एक तो Na+ और एक बन जाएगा Cl-। ठीक है, तो Na+ तो जो है वो ये वाला इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है, माइनस से, तो ये एंड कौन सा हुआ, माइनस। ठीक है, और इसको हम कौन सा एंड कहते हैं, माइनस को क्या कहते हैं, कैथोड। और Cl- माइनस किस एंड पर जाएगा, प्लस एंड पर। प्लस एंड कौन सा है, जो बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस इस साइड जाएगा इधर। ठीक है, तो ये Na+ माइनस की ओर जाएगा, माइनस जो है वो प्लस की ओर जाएगा। इस तरीके से यहां से आयंस जो है वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो यहां से चार्ज फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस एंड को हम क्या कहते होते हैं, इस रोड को हम कहते हैं एनोड। ठीक है, तो ये जो है आपने जो NaCl मिलाया, यही आज के टॉपिक का बेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो NaCl मिलाया है ना, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में जाकर के एक तो डिसोशिएट होता है। क्या होता है बच्चों, डिसोशिएट होता है, आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड होकर के क्या करता है, आयंस प्रोवाइड करता है, और ये आयंस जो है मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दीज आयंस मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ड्यू टू दिस मूवमेंट चार्ज फ्लो and due to charge flow electricity conduct। क्लियर, तो इसका मतलब ये जो आप NaCl मिला रहे हो, ये क्या काम कर रहा है, ये अंदर जाकर के आयन प्रोवाइड्स कर रहा है, डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है, आयोनाइज होकर के आयंस प्रोवाइड करवाता है। ये आयंस जो है अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, मूवमेंट से जो है चार्ज फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, ये कंडक्टेंस प्रोवाइड करवाता है इस सॉल्यूशन को। इस NaCl को क्या कहा जाता है, जो ये सारा काम करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। तो आज का टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट है कि दैट सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution and provide ions. These ions move towards opposite electrodes and flow the charge. Due to flow of the charge, electricity conduct. This substance is known as electrolyte. Clear students? तो ये जो substance है, यही electrolyte है। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए आप जैसी मर्जी डेफिनेशन बना देना, वो सारा का सारी जो है इलेक्ट्रोलाइट की ही डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे रहा है वो आप लिख डालो। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट पॉइंट। अब ऐसा हर बार तो नहीं होगा कि NaCl की जगह कोई और आप यहां पर सॉल्ट डिसॉल्व करते, कोई और सब्सटेंस डिसॉल्व करते, तो क्या वो आयंस प्रोवाइड करता, हर कोई आयंस प्रोवाइड कर सकता है, हर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ होंगे जो आयोनाइज्ड होंगे और कुछ होंगे जो आयोनाइज्ड नहीं होंगे।
ठीक है, तो इस बेस पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। पहले इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है ये बात आपके सामने आ चुकी। चलो बच्चों, अब अपने पास आ रहा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से टाइप होते हैं। नंबर एक कि मैंने आपको क्या कहा कि ये अगर जो सब्सटेंस मिला रहे हो ये दो तरीके का हो सकता है, NaCl नहीं कोई और मिलाओ तो ऐसा हो सकता है कि डू नॉट आयोनाइज्ड, कि वो टूटे ही ना, डू नॉट आयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड। ठीक है, तो इस बेस पर जो है ये अपने पास सब्सटेंस दो तरीके का हो जाता है। जो आयोनाइज्ड नहीं होता उसको अपने कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोज substance which do not ionized। ठीक है, तो इसका मतलब जो आयोनाइज्ड नहीं होगा वो आयंस प्रोवाइड नहीं करवाएगा, आयंस डू नॉट प्रोवाइड आयंस, देयरफॉर इट इज नॉन कंडक्टर, या ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कंडक्टर नहीं करवाएगा, कंडक्टेंस इसको प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी, नहीं होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर नहीं करवाएगा। दैट इज नॉन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, दो सब्सटेंस व्हिच डू नॉट आयोनाइज्ड इन द सॉल्यूशन एंड डू नॉट प्रोवाइड आयंस, do not provide conductance in the solution, known as non-electrolyte. ठीक है, which are the example of non-electrolytes? Examples of non-electrolytes are all the carbohydrates, for example glucose, fructose, sucrose. These are examples of non-electrolyte. If we dissolved here glucose, sucrose, fructose, that will be do not ionized in the solution, do not provide ions, do not provide conductance, therefore these are non-electrolytes. Okay students, first one is non-electrolyte, that is complete. Second one is electrolyte. Okay, second type अपने पास आ रहा है non-electrolyte। क्या non-electrolyte complete हो गया? second बताऊं, चलो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट सेकंड इसका टाइप ही जो हेडिंग है वही इसका टाइप है, वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट ये तो बात हम पहले पढ़ चुके कि इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा, आयोनाइज्ड होगा, आयंस प्रोवाइड करेगा, कंडक्टेंस होगी। लेकिन ये क्या हो सकते हैं, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो वो दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज पार्शियल आयोनाइज्ड। ठीक है, जो पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाए एक तो वो होंगे, और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे एक वो होंगे। इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइज्ड तो होंगे, लेकिन एक तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएंगे, एक पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, मतलब पूरी तरीके से आयोनाइज्ड नहीं होंगे। आयोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, टूटना, पूरी तरीके से टूट जाए वो, एक तो वो होंगे, और एक पूरी तरीके से नहीं टूटेंगे एक वो होंगे। जो पूरी तरीके से टूट जाएंगे उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होंगे, पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, उनको हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सेकंड आपके पास काम आ गया है कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आपने पढ़ना है। तो साफ कर रहा हूं मैं बच्चों। ओके, मेरे को पूरा बोर्ड चाहिए, मैं इसको कंप्लीट साफ कर देता हूं, पूरा बोर्ड खाली कर लेता हूं। चलो, आप देख पा रहे हैं कि आपको कोई भी बात याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, टॉपिक अपने आप आपके सामने आ रहा है, जैसे ही आता है आप उसके बारे में बातें अपने आप बोल लेते हैं। इधर देखो, ये अब आपके पास दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट आ गए, ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों आप देखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, क्या आप अपने आप लिख सकते हैं? बिल्कुल जो लिख सकते हैं, विच आर कंप्लीटली those electrolytes which are completely ionized at any concentration, मतलब सॉल्यूशन की जो मर्जी कंसंट्रेशन हो, हर कंसंट्रेशन पर वो जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए उसको अपने क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और क्यों कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं? क्योंकि दीज आर इजीली आयोनाइज्ड, क्योंकि ये आसानी से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस जो है वो इसके अंदर क्या होंगे? ग्रेटर। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जो है इसके अंदर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, इजीली आयोनाइज्ड होगा, तो नंबर ऑफ आयंस जो है इसके अंदर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इसकी कंडक्टेंस जो है वो भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। कंडक्टेंस भी जो है इसकी क्या होगी? ग्रेटर होगी। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछे कोई, तो आप बता सकते हो कि जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए किसी भी कंसंट्रेशन पर, इजीली आयोनाइज्ड हो जाए, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा दे, कंडक्टेंस जिसकी ज्यादा हो, वो अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दीज आर पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, कि जो अपने पास पार्शियली आयोनाइज्ड हो एट हायर कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन घटाओगे तो बात कुछ बन सकती है कि आयोनाइजेशन बढ़ सकता है, टूटना बढ़ सकता है अगर आप कंसंट्रेशन घटाओ तो। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर तो जो है वो क्या होगा? ये पार्शियली ही आयोनाइज्ड होगा। फिर आप देखो कि अगर पार्शियली आयोनाइज्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज हार्डली आयोनाइज्ड, क्योंकि ये मुश्किल से टूटता है, इसलिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है बच्चों, फिर आप देखो थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि अगर ये हार्डली आयोनाइज्ड होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होंगे? नंबर ऑफ आयंस जो है वो क्या होंगे? हमारे पास लोअर होंगे, मतलब कम होंगे। और नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टेंस जो है, इसकी कंडक्टेंस जो है वो भी क्या होगी? लो होगी या लोअर होगी। ठीक है, तो इनको अपने कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कम टूटते हैं, जो मुश्किल से टूटते हैं, जो कम आयंस देते हैं। ठीक है, जो जिनकी कंडक्टेंस कम होती है, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और किसी कंसंट्रेशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली तो पार्ट आयोनाइज्ड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं CH3COOH, ये किसी कंसंट्रेशन पर आयोनाइज होकर के बनाता है CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका आयोनाइज्ड पार्ट है, ये आपका अनआयोनाइज्ड पार्ट है, मतलब ये बिना टूटा हुआ भाग है, ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो टोटल अगर मान लो इसके 100 आयंस थे, उसमें से 10 डिसोसिएट हुए। ठीक है, तो ये इसका कौन सा पार्ट आ गया? 1/10 आ गया। इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन भी कहते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं अपने। क्या होता है कि एट एनी कंसंट्रेशन द पार्ट्स ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज आयोनाइज्ड। ठीक है, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो पार्ट 1/10 पार्ट, वो पार्ट जो आयोनाइज्ड होता है, उसको हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। क्लियर? अब आप देखो कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का टाइप तो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब बारी है किसकी? एग्जांपल्स की। चलो, अब क्योंकि मैंने जो ये बातें बताई है, देखो एक आप ये जान लेना, आप कहीं कहो कि जो स्ट्रॉन्ग है, अरे स्ट्रॉन्ग आप ऐसा मत समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग वो होगा जो टूटेगा नहीं। ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक प्रॉपर्टी जो है ना, वो टूटने की प्रॉपर्टी को बोल रहा है।
टूटने की प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग और वीक। जो आयोनाइज्ड हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग है, आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो टूट नहीं रहा उसकी आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी वीक है। आप ऐसे में समझ लेना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो टूटेगा ही नहीं, स्ट्रॉन्ग है वो कैसे टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं। आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रॉन्ग है और आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी इसकी वीक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखना। तो नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जांपल्स हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल बड़े इजी। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होंगे वो सारे के सारे, इसके एसिड्स जो होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स होंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से, HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होते हैं। इसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के अगर एग्जांपल देखें तो जितने भी वीक एसिड्स हैं, जितने भी वीक एसिड हैं वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। वीक एसिड कौन से हैं, जैसे मैंने लिखा CH3COOH, मैं लिखा HCOOH, ठीक है। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड्स हैं और उनको अपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में काउंट करते हैं। चलो बच्चों, दूसरा, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। जैसे कि मैंने लिखा NaOH, मैं लिखा KOH, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। लेकिन जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस, वो जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल होंगे। और वीक बेस का एक एग्जांपल आप मोस्ट जो है वो याद रख लें, NH4OH। एक्वस अमोनिया भी जो है वो आपके पास वीक बेस है। मैथिल एमीन जो है वो भी आपके पास वीक बेस का एग्जांपल है। तो सारे के सारे वीक एसिड एंड वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी याद करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज आप नोट करो, क्या बच्चों, कि जो सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स की कंडीशन समझो। एसिड और बेस की तो समझ में आ गई, चलो अब सॉल्ट्स की बात समझते हैं। सॉल्ट्स का एक मैं सिंपल कंसेप्ट समझाता हूं। मेरे पास सॉल्ट का एक एग्जांपल है NaCl, जिसमें Na+ होता है, Cl- होता है, ठीक है। ये बना कैसे, तो 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है बच्चों की NaOH बेस और HCl एसिड मिलकर के NaCl और वाटर बना देते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। इस सॉल्ट का जो ये कैटायन है, पॉजिटिव पार्ट जो है Na+ जो है वो किससे आया है, ये किससे आया है, देखो Na+ किससे आया है, ये क्या था, NaOH क्या होता है, बेस। तो Na+ तो आया है बच्चों किससे, बेस से। और ये जो Cl- है वो किससे आया है, एसिड से, HCl से आया है, एसिड से आया है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास सॉल्ट्स होते हैं उसका कैटायन बेस से आता है और एनायन जो है वो एसिड से आता है, ठीक है। तो ये जो है सॉल्ट बनते हैं और सॉल्ट एसिड और बेस से बनते हैं। तो आपके पास जो सॉल्ट जो है, इसके एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, सॉल्ट्स के एग्जांपल स्ट्रॉन्ग है या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है सॉल्ट्स, ठीक है, ये देखना है अपने को। तो बच्चों जो आपके पास सॉल्ट्स एसिड और बेस से बनते हैं, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ सॉल्ट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। ये जो सॉल्ट होगा वो किसका एग्जांपल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, HCl, सॉल्ट कौन सा बना, NaCl, किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। बच्चों बात समझ में आ रही, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें आप कि वीक, अगर मैं कहूं कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से जो बनेगा सॉल्ट वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा। मतलब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास NaOH, वीक एसिड है हमारे पास CH3COOH। तो ये जो है वो अपने पास क्या बन जाएगा, इसको अपने तोड़ेंगे तो ये बनेगा CH3COO माइनस, और ये माइनस पार्ट एसिड से आ गया, और ये Na प्लस जो है वो बेस से आएगा, और ये जो है सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट भी किसका एग्जांपल होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा। फिर थर्ड पार्ट देखें आप बच्चों कि आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक एसिड, अब वीक बेस कर दो, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो किसका एग्जांपल होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल होगा। वीक बेस का एग्जांपल बोलो NH4OH, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HCl। दोनों मिले, ये प्लस किससे आएगा, एसिड बेस से, माइनस किससे आएगा, एसिड से, क्या बन जाएगा NH4Cl। ये जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। अगर आप इसको गौर से देखो तो सॉल्ट एसिड और बेस से बना हुआ होता है, और अगर एसिड और बेस दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग हुआ, किसी सॉल्ट में एसिड और बेस दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग हुआ, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग ही होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ही। लेकिन अगर दोनों ही वीक हो गए, दोनों ही वीक हो गए, इसके एग्जांपल में सॉल्ट आ गया, फिर इसके एग्जांपल में सॉल्ट आ गया, कौन सा, जो वीक ही बेस से बना होगा और वीक ही एसिड से बना होगा, उस सॉल्ट को जो है हम क्या कहेंगे बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। वीक बेस बोलो, वीक बेस NH4OH, क्लियर। आपके पास वीक एसिड बोलो, वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है। दोनों से बढ़ाओ सॉल्ट कैसे बनेगा, ये इसका आयनिक पार्ट CH3COO माइनस, और इधर से आएगा NH4 प्लस, ठीक है। ये जो आपके पास सॉल्ट बना है ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है। तो इस तरीके से जो सॉल्ट एसिड बेस से बनता है, दोनों एसिड्स बेस में से एक भी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो बनने वाला इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और दोनों में से दोनों ही अगर वीक होंगे तभी वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनेगा, अदरवाइज सारे के सारे सॉल्ट कैसे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेंगे। तो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा बच्चों। ये इलेक्ट्रोलाइट आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। कल अपने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होता है। ये जो मैंने बताया था कि Na प्लस इधर जाता है, Cl माइनस इधर जाता है, ये जो चीजें हैं वो अपने कल के एपिसोड में पढ़ेंगे बच्चों। तो कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हम टर्म्स, कोई भी टर्म हिंदी मीडियम में नहीं बोलते हैं, अगर कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में आपने केमिस्ट्री सीखनी है तो बच्चों चैनल कर दें सब्सक्राइब, और जो फ्रेंड्स आपके इस इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उन सबको वीडियो कर दें शेयर, ताकि वो साथ के साथ चल सकें। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।